क्लास 7 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोसाइटी ड्यूरिंग द सल्तनत। ना इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स कि दिल्ली सल्तनत में पूरी सिस्टम किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। जो भी किंग थे वो कैसे रूल करते थे, कैसे कंट्रोल करते थे। तो देखा क्या, किंग जो थे वो हेड थे, और जैसे बलबन के समय में बलबन ने शुरू किया था जैसे सिजदा पायबोश, जहाँ पे वो किंग को एज अ गॉड रिप्रेजेंट करते और उनको नी बेंड करके फीट्स को जो थे वो झुक के उनको जैसे प्रणाम करते, उस तरह से उनको उनके सुल्तान की फीट को क्या करना था, किस करना था इस तरह से। तो इसे किसिंग द सुल्तान फीट्स, तो ये सिस्टम शुरू किया गया था। इससे वो ताकि लगे कि जो किंग है वो लैंड में ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, इसके थ्रू शुरुआत किया। तो ओवरऑल किंग जो था वो हेड था। फिर इसके अलावा उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे, मिलिट्रीज के अलग, सिविलियन पोस्ट के अलग, ट्रेजरीज के अलग। फिर उसने पूरे एरिया को, किंगडम्स को डिवाइड किया था पर प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस के साथ फिर उसने वापस अलग अलग प्रोविंसेस को डिवाइड किया। इसी तरह से उस सभी डिपार्टमेंट्स की अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया था। वजीर जो था सबसे टॉप मोस्ट में था। इसी तरह से ये चीज़ें हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास के अंदर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो सोसाइटी है सल्तनत के टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे वो कैसी थी। तो क्वाइट सिमिलर कहा जाता है, हिंदू कास्ट सिस्टम जैसा था वैसे ही था। यहाँ पे जो डिवीजन थी सेम वैसे ही था, कहा गया ऑल्दो नॉट अ रिजिड एज अ हिंदू कास्ट सिस्टम। इतना ज़्यादा रिजिड नहीं था कि एक बार जो बना दिया गया उसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें मतलब रिजिड नहीं था। तो दिल्ली सल्तनत में कहा गया नॉबल्स जो थे, इंक्लूडिंग द नॉबल्स, वो टॉप में थे ऑफ द सोशल हायरार्ची। जो सोशल हायरार्ची का मतलब हो गया जो सोसाइटीज़ में सब में टॉप में कौन थे, फिर उसके बाद सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है। तो इसी हायरार्ची में फ्रॉम टॉप टू लास्ट पोजीशन। तो सोशल हायरार्चीज के अंदर नॉबल्स को टॉप में रखा गया था, और वहीं पर स्लेव्स जो था वो लोएस्ट में था। तो सबसे नीचे स्लेव था। नॉबल्स जो थे उनको बहुत कुछ फ्री मतलब प्रिविलेज दिया गया था, सुविधाएं, बेनिफिट्स दिए गए थे। दैट सेम टाइम ही हैज बीन अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट्स भी किया जाता है हाई पोस्ट। किंग के जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, उसे किसे मिलता था, नॉबल्स को ही मिलता था। इसके अलावा नॉबल्स की सैलरी भी इम्पोर्टेंस थी, ज़्यादा मिलता था उनको। अब वहीं पर अगर हम स्लेव में जाते हैं तो स्लेव जो कहा गया ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स मायने रखती है दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टैब्लिश बाय स्लेव्स हिमसेल्फ, क्योंकि दिल्ली सल्तनत खुद एक स्लेव ने ही इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पे कहा गया देयर आर न्यूमरस डिफरेंसेस कि इस तरह से स्लेव जो थे बेचा जाता था, खरीदते जैसे मार्केट में, वैसे इट वॉज सोल्ड एंड ब्रॉट इन द मार्केट। स्लेव्स को खरीदते और बेचते थे। स्लेव उनकी लाइफ जो होती थी बहुत ही मिजरेबल, बहुत ही तकलीफदायक। देयर वर सम स्लेव्स दैट एंजॉय, लेकिन कुछ स्लेव्स जो थे वो एंजॉय करते थे कुछ प्रिविलेजेस, जैसे उनको एजुकेटेड किया गया, पढ़ाया गया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता था कि वो किन के पास है, उनको किसने रखा है, उस पर डिपेंड करता था कि तभी उनको वो पढ़ाते थे ताकि वो एजुकेटेड हो जाए। दीज स्लेव्स वे मोस्टली ओन बाय द रॉयल हाउस होल्ड, और वो स्लेव्स जो पैसे वाले होते थे, रिच पीपल, वो उनको खरीदते थे। विद देयर ओन पैट्रोनेज गेन एम्प्लॉयमेंट इन द मिलिट्री और फाउंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। और उसके बाद जब वो खरीदते उनको एजुकेशन उनको करवाया, एजुकेट करवाया अपने साथ में, उनको एम्प्लॉयमेंट में भी मिलिट्रीज हो या फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हो, उनको ईजिली जॉब मिल जाता। तो इसी तरह से सम स्लेव्स स्पेशली, कुछ स्लेव्स को तो स्पेशली परचेस की जाती थी, खरीदती थी ताकि उसको मिलिट्री में डाले, ताकि मिलिट्रीज के लिए वो काम करे, मतलब वो सोल्जर, एज अ सोल्जर वो काम करे। तो इस तरह से दिव्या, तो इस तरह से जिस सोल्जर्स को खरीदते थे मिलिट्री पर्पस के लिए कि वो मिलिट्री में जाएंगे सोल्जर्स के लिए, तो उसको कहा जाता था बंधगन। तो पर्शियन में बंधगन कहा जाता था द स्लेव विच हैज़ बीन ब्रॉट फॉर मिलिट्री टू जॉइन द मिलिट्री। सो दिस बंधगन जो थे वे दे आर ट्रेंड, उनको ट्रेन किया जाता था, एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन दिया जाता था मिलिट्रीज के अंदर या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से बंधगन उसे कहा जा रहा है जो स्लेव्स मिलिट्री पर्पस के लिए खरीदा जाता था
और उसे इम्पोर्टेंट पोस्ट मिलता था। और वो लोग कौन होते? दे आर स्किल्ड पर्सन, उनको ट्रेन किया जाता था, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलिट्रीज में। तो इसी तरह से अब हम आएंगे इकोनॉमिक ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड कि इसके इकोनॉमिक स्टेटस, कितना पैसा, किस तरह से जो पैसे आते थे किंग के पास, कैसे कहाँ से आते थे? टैक्स के थ्रू। तो टैक्स जो था मेन सोर्स था, मेजर सोर्स। इनकम कहाँ से होगा? टैक्स के थ्रू होगा। दिल्ली सल्तनत में भी तो इसी तरह से टैक्स था। सो सेफ टैक्स, सम टैक्स इम्पोज्ड ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो जो टैक्सेस थे जैसे खरज मतलब लैंड के ऊपर, घरी मतलब हाउस टैक्स हो गया, चारी या फिर कैटल्स जो एनिमल्स आपके पास है, कितने एनिमल्स उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। रेवेन्यू ऑफिसर्स, और जो टैक्स कलेक्ट करेगा, जो टैक्स को कलेक्ट करता है रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है, उसको नाम दिया गया सच एज कुत्स एंड मुकदम्स। ये जो है वह स्पेशली अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस। तो ये लोग कौन थे? ये ऑफिसर्स है, रेवेन्यू ऑफिसर्स, जो टैक्स कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये कहाँ जाएगा? टैक्स ट्रेजरी में जाएगा किंग्स के। अलाउद्दीन खिलजी के समय में देखा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने न्यू मेजर्स किया, अलग अलग नए तरीके अपनाए कलेक्टिंग रेवेन्यू। ही फिक्स रेवेन्यू, उसने रेवेन्यू को फिक्स किया। कितना? 50%। जितना प्रोडक्शन होगा, जितना अनाज होगा, उसका 50% जो है वो किंग को देना पड़ेगा एज अ टैक्स। साथ साथ उन्होंने लैंड को मेजर्स किया कि किसके पास कितना ज़मीन है, ताकि कोई चीटिंग ना करे। दैट वॉज फिक्स्ड, और उसके अकॉर्डिंग उसने टैक्स को फिक्स कर दिया। सो ऑल्दो द रेट ऑफ टैक्स वॉज हाई, कहा जाता था रेट ऑफ टैक्स तो बहुत ज़्यादा 50% था, लेकिन फिर भी खिलजी इंश्योर दैट द पीजेंट वर नॉट एक्सप्लॉयटेड। तो क्योंकि 50% ये खुद कलेक्ट कर रहे थे, तो ये ध्यान खिलजी ध्यान उन्होंने किया कि जो ऑफिसर्स है, जो कलेक्ट कर रहा है रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो अपनी मनमानी ना करे और पीजेंट से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट ना करे, 50% से ज़्यादा टैक्स ना कलेक्ट करे। ये चीज़ों का ध्यान वो रखते थे खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। साथ साथ उन्होंने अपॉइंट किया था ऑफिसर्स शाना हु वाज सुपरवाइज, जो सुपरवाइज करते थे, जो ट्रेड और मर्चेंट होता था उसके ऊपर नज़र रखना कि वो बिजनेस कर रहे हैं तो कितना सामान कितने में बेच रहे हैं, प्राइस जो है, कमोडिटीज़ जो है वो कॉमन पीपल को मिल रहा है, प्राइसेस हाई तो नहीं है। तो इसी तरह से शॉपकीपर्स भी जो थे, अगर किसी ने हाई प्राइसेस कोई चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्राइसेस में वो मार्केट में बेच रहे हैं, तो उसको पनिशमेंट के लिए पनिश भी किया जाता था। तो इसी तरह से ये चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी टाइम पीरियड में किया था। फिर ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी जब है, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट इम्पोज की थी टैक्स के अंदर, और उन्हें बहुत अलग अलग टैक्स पॉलिसीज़ अलग अलग बना दी थी, जिसके कारण लोगों ने क्या किया, जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि कितना ज़्यादा टैक्स भरेंगे। तो उन्होंने रिबल्स का मतलब रिवॉल्ट, ठीक है, रिबल्स का मतलब होता है रिवॉल्ट करना। तो लोगों ने रिवॉल्ट किया। मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो सेटअप, साथ में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उन्होंने एक न्यू मिलिट्री सिस्टम मिनिस्ट्री जो प्रमोट किया, एग्रीकल्चर, जो सिर्फ एग्रीकल्चर्स को देखेंगे। साथ साथ एग्रीकल्चर अगर प्रॉब्लम हो तो लोगों को, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करे, ताकि फार्मर्स जो है फार्मिंग में अच्छा करें। फार्मर्स अच्छा करेंगे तभी उसको टैक्स मिल पाएगा, इसके लिए। फिर बाय द टाइम ऑफ फिरोज शाह, जब फिरोज शाह तुगलक आए तो फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के जितने सारे टैक्सेस थे एक्स्ट्रा, उसको उसने हटा दिया। तो किसने हटाया? फिरोज शाह तुगलक ने हटाया। फिर डिक्लाइन ऑफ सुल्तान, तो फिर दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन क्यों हो गई, धीरे धीरे ख़त्म क्यों हो गई? तो कहा जाता है द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी जो था नासिरुद्दीन, वो बहुत ही कमज़ोर था। वन ऑफ द ईव, जब उस समय क्या देखा था हम लोगों ने, तैमूर बार बार इन्वेड करे थे दिल्ली के अंदर, इंडिया में एंटर करे थे, लेकिन तैमूर का मकसद नहीं था कि वहाँ पे रूल करे, उनका सिर्फ मकसद था उस एरिया को लूटना, पैसे लेके वापस चले जाना। सो नसरुद्दीन डिड नथिंग टू प्रिवेंट, नसरुद्दीन ने कभी भी कोशिश नहीं किया कि नसरुद्दीन तैमूर की अटैक को रोके या फिर लड़े, ठीक है। तो तैमूर वॉज द फाउंडर ऑफ द तैमूर डायनेस्टी इन सेंट्रल एशिया, तैमूर ने अपनी डायनेस्टी बनाई थी सेंट्रल एशिया में, एंड द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान, और किसके तैमूर के कहा गया, चंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स है, मतलब उनके पूर्वज जो थे चंगेज़ खान से बिलोंग करते थे। सो ऑन हिज वे बैक, जब वो वापस जा रहे थे तैमूर, तो तैमूर रेड्स एंड प्लंडर द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद, तो जाते वक्त उन्होंने फिरोज़ाबाद को बहुत बुरी तरीके से
नुकसान पहुंचाया, लूटा। मेरठ है, हरिद्वार है, कांगड़ा है एंड जम्मू। सो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी, Sayyid dynasty was established in 1414 by Qirs Khan. However, it was not long that the Sayyid dynasty was overthrown by the founder of the Lodi dynasty. तो देखा गया उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी जो थे का आगे स्टैब्लिश किसने की थी? किर्स खान ने की थी। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं जा पाए, नहीं ज़्यादा लंबे समय तक रूल नहीं कर पाए। तो फिर सैयद डायनेस्टी को ओवर रूल किसने किया था? लोधी डायनेस्टी, बैलो लोधी ने 1451 में। तो उसी तरह से लोधी डायनेस्टी वे आर अफगान डायनेस्टी, तो ये अफगान से बिलोंग करते थे और फर्स्ट थे अफगान से जो शुरुआत की थी। फिर साथ साथ देखा गया कि ये इन्होंने रूल कब तक किया था? 1451 से 1526। और लास्ट रूलर कौन था? इब्राहिम लोधी, क्योंकि इन्होंने फिर इब्राहिम लोधी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और इसी तरह से इब्राहिम लोधी हारने के बाद बाबर ने शुरुआत कर दी किसकी? स्टैब्लिश की अ न्यू एम्परर दैट वाज अ मुगल एम्परर। तो इन्होंने शुरुआत की थी मुगल एम्परर की। तो इसी तरह से दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुगल की शुरुआत हो गई। हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर आपने सही से वीडियो देखा हो, वीडियो देखने के बाद फिर आप एक बार रीड आउट कर लो तो चैप्टर बहुत इजी हो जाएगी। और ये आपको याद रखना है कि ये चैप्टर जो आपको कनेक्टिविटी आपको क्लास कुछ वापस 10th में 9th में 8th में कहीं ना कहीं इसको वापस आपको रिपीट हो जाएगी कुछ टॉपिक्स जो है, ठीक है। तो इसी तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।